आज की इस खास चर्चा में हम सीधे एक ऐसी नॉवल और उसके पीछे छुपी कच्ची हकीकत पर रोशनी डालने वाले हैं जो सच में एक बेहद गहरे और जज्बाती विषय को सामने लाती है। लॉरेंस स्नेलिंग की नॉवल वन परफेक्ट डे के जरिए हम ऑर्गन डोनेशन की असल हकीकत, इससे जुड़ी गलतफहमियों और दो अलग-अलग परिवारों के आपसी टकराव का एक बिल्कुल नया और असरदार पहलू देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस गहरे विषय में उतरते हैं। एक रिव्यूअर ने इस कहानी को लेकर एक बहुत ही कमाल की बात कही थी। ग्रीफ इज लव एंड इफ लव इज enduring, grief will never abate as such। यानी दुख और शोक असल में एक तरह का प्यार ही तो है, और अगर प्यार सच्चा है तो दुख कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होता, बल्कि वही दुख आगे चलकर जीवन का हिस्सा बन जाता है। ये एक विचार इस पूरी कहानी का एक बहुत ही मजबूत भावनात्मक आधार तैयार करता है, जहां एक परिवार का सबसे भयानक सपना किसी दूसरे परिवार के लिए आखिरी चमत्कार बनने वाला है। 2 mothers, 1 destiny। 2 माएं और एक किस्मत। अब जरा इस कॉन्ट्रास्ट पर गौर कीजिए। एक तरफ है मिनेसोटा में रहने वाली नोरा पीटरसन। उनके जुड़वा बच्चे चार्ली और क्रिस्टी अब बड़े हो गए हैं और जल्द ही घर छोड़कर चले जाएंगे। इसलिए नोरा उनके लिए एक आखिरी बिल्कुल परफेक्ट क्रिसमस प्लान करने में जुटी हैं। वहीं दूसरी तरफ नेब्रास्का में है जेना मॉन्टेगोमरी। जेना एक इमरजेंसी रूम नर्स हैं और सालों पहले एक वॉर विडो बन चुकी थी। उनकी 20 साल की बेटी हेदर एक बेहद कमजोर दिल के साथ जी रही हैं और उसे तुरंत एक हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत है। जेना बस किसी तरह अपनी बेटी के जीवन की उम्मीद में एक-एक दिन काट रही हैं। द यिन एंड यांग। चलिए देखते हैं कि ये विरोधाभास आगे चलकर कैसे कहानी का रूप लेता है। होता क्या है कि किस्मत अचानक एक बेहद भयानक मोड़ लेती है। ब्लैक आइस पर गाड़ी फिसलने की वजह से नोरा के बेटे चार्ली का एक जानलेवा एक्सीडेंट हो जाता है और उसे ब्रेन डेड घोषित कर दिया जाता है। नोरा पूरी तरह टूटने के बावजूद इस उम्मीद से बंधी रहती हैं कि उनका बेटा किसी चमत्कार से ठीक हो जाएगा। लेकिन ठीक उसी पल इसी दुर्घटना की वजह से नेब्रास्का में जेना के पास एक फ़ोन आता है। वो फ़ोन कॉल जिसका वो सालों से इंतज़ार कर रही थी। हेदर के लिए आखिरकार एक नया दिल उपलब्ध हो गया है। डॉक्टर, पुलिस और लोकल पायलट्स की फुर्ती से वो तुरंत ओमाहा के हॉस्पिटल पहुंचते हैं और एक लंबी सर्जरी के बाद हेदर बच जाती है। इस भयानक हादसे का जो असर है ना, वो बहुत जटिल होता है। ट्रॉमा के बाद हर इंसान दुख को अलग तरह से हैंडल करता है। नोरा पूरी तरह से टूट चुकी हैं। उनका दुख उन्हें अंदर से खा रहा है और उनका विश्वास तक डगमगा जाता है। वहीं उनकी बेटी क्रिस्टी इस पूरे दुख को गुस्से में बदलकर डार्क पेंटिंग्स बनाने लगती है, और नोरा के पति गॉर्डन, वो जल्दी से जल्दी काम पर लौटकर इन सब से ध्यान हटाने की कोशिश करते हैं। इस पूरे मंजर में सबसे दर्दनाक चोट तब लगती है जब ये दुख में डूबा परिवार घर वापस आता है और उनका वफादार कुत्ता बेट्सी अनजान होकर बड़ी खुशी से पूंछ हिलाता है। ये छोटी सी बात हकीकत को और भी चुभने वाला बना देती है। द ऑथर बिहाइंड द स्टोरी। आइए इसके मेडिकल पहलू को समझने से पहले थोड़ा इनके लेखक के बारे में जान लेते हैं। 40.5 लाख, जी हाँ, 4.5 मिलियन। लॉरेंस स्नेलिंग का लिटरेरी करियर सच में कितना विशाल है, ये इस नंबर से पता चलता है। उन्होंने अब तक 80 से ज्यादा किताबें लिखी हैं और दुनिया भर में उनकी किताबों की 40.5 लाख कॉपी छप चुकी हैं। पर यहाँ सबसे दिलचस्प बात क्या है? वो ये कि वन परफेक्ट डे उनके रेगुलर लिखने के अंदाज से बिल्कुल अलग है। लॉरेंस स्नेलिंग आम तौर पर रेड रिवर ऑफ द नॉर्थ जैसी हिस्टोरिकल फिक्शन लिखने के लिए मशहूर हैं, बल्कि उन्हें 2012 में स्कैंडिनेवियन अमेरिकन हॉल ऑफ फेम में भी शामिल किया गया था। लेकिन ये नॉवल एक कच्ची हकीकत पर आधारित मॉडर्न डे मेडिकल ड्रामा है, जो जाहिर तौर पर एक लेखक के रूप में उनका एक बहुत बड़ा थीमेटिक शिफ्ट है। ऑर्गन डोनेशन, फैक्ट एंड फिक्शन। आइए अब जरा असलियत और कहानी के फर्क को समझते हैं। अक्सर लोगों के दिमाग में एक बहुत बड़ा मिथ होता है कि कॉमा और ब्रेन डेथ शायद एक ही चीज़ है, पर सच तो ये है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है।
कोमा में गए हुए मरीज के ठीक होने की, लौट आने की उम्मीद बाकी होती है। लेकिन ब्रेन डेथ का मतलब है दिमाग के सभी कामों का हमेशा के लिए रुक जाना, जो बदला नहीं जा सकता। ये मेडिकल डिस्टिंक्शन समझना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ठीक इसी पॉइंट पर यह तय होता है कि ऑर्गन डोनेशन अब एक वास्तविकता बन सकता है या नहीं। अब इस टेबल पर गौर करते हैं, जो क्लियर करती है कि नॉवेल के फिक्शन और असल जिंदगी के मेडिकल नियमों में बड़ा अंतर क्या है। नॉवेल में दिखाया गया है कि डॉक्टर्स मरीज के सामने ही ऑर्गन डोनेशन की बात करते हैं, लेकिन असल हकीकत में ये पूरा काम ऑर्गन प्रोक्योरमेंट ऑर्गेनाइजेशंस यानी ओपीओज के प्रोफेशनल्स करते हैं, और वो परिवार को अकेले में पूरे सम्मान के साथ बिठाकर इस बारे में चर्चा करते हैं। किताब में जहां ऑर्गन्स के लिए हार्वेस्ट जैसे शब्द का इस्तेमाल किया गया है, वहां मेडिकल फील्ड में दान देने वाले के सम्मान में रिकवर शब्द का प्रयोग होता है, ताकि उसके इतने बड़े बलिदान की पूरी इज्जत की जा सके। एक और बहुत अहम बात, मान लीजिए चार्ली जैसा कोई इंसान अपने ड्राइवर्स लाइसेंस पर ऑर्गन डोनर के रूप में रजिस्टर्ड है। फिर भी अगर उसकी उम्र 18 साल से कम है तो आखिरी फैसला और अनुमति उसके माता-पिता को ही देनी होती है। इसलिए चाहे किसी की उम्र कुछ भी हो, कोई दुर्घटना होने से पहले ही परिवार के सदस्यों के बीच इस सेंसिटिव फैसले के बारे में खुलकर चर्चा करना बहुत बहुत जरूरी हो जाता है। द गिफ्ट ऑफ लाइफ। चलिए अब इस कहानी के अंत यानी उम्मीद की तरफ चलते हैं। तो धीरे धीरे ये दुख भरी कहानी थोड़ी रोशनी की तरफ बढ़ती है। हैदर को एक बिल्कुल नया जीवन मिलता है। वो 2 कुत्तों को अडॉप्ट करती है और आगे के सपने देखने लगती है। उसकी माँ जेना को भी रैंडी के रूप में एक नया प्यार मिल जाता है। वहीं नोरा अपनी वफादार कुत्ती बेट्सी और एक सच्चे दोस्त की मदद से कई महीनों बाद अपने उस गहरे दुख के दलदल से बाहर निकलने की कोशिश शुरू करती हैं। और अंत में हैदर अपने ओपीओ के जरिए डोनर के परिवार को एक बेहद भावुक चिट्ठी लिखती है, जिसे नोरा उम्मीद की एक छोटी सी किरण के रूप में पढ़ती हैं। उस चिट्ठी में हैदर ने एक बेहद गहरी और दिल छू लेने वाली बात लिखी। उसने लिखा, माई मदर सेज ही इज द ओरिजिनल रिसाइकलर नेवर वेस्टिंग एनीथिंग। यानी ईश्वर सबसे बड़ा रिसाइकलर है, जो कभी किसी चीज को बेकार नहीं जाने देता। ये सोच इस पूरे भयानक हादसे को एक अंत के रूप में नहीं, बल्कि किसी की नई शुरुआत के रूप में फ्रेम करती है। ये इस बात की याद दिलाता है कि चार्ली का दिल वेस्ट नहीं हुआ, बल्कि वो किसी और के सीने में उसकी नई सांस बन गया। तो आखिर में ये विश्लेषण एक बहुत ही अहम सवाल छोड़ जाता है। कैसे एक अचानक आई ट्रेजेडी एक ऐसी विरासत खड़ी कर देती है जो जिंदगी भर याद रखी जाती है। ये कहानी एक जीती जागती याद दिलानी है कि कैसे गहरे, ना खत्म होने वाले दुख और किसी को जीवन दान देने की खुशी, ये दोनों चीज़ें एक साथ वजूद में रह सकती हैं। एक परिवार का आखिरी अलविदा कैसे दूसरे के लिए एक नई सुबह बन जाता है। इस बेहद गहरे विषय पर विचार करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।